हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे बिच्छू कन्या तेज सिंह पर वार करके छुप जाती है। वहां पर वीरेंद्र सिंह बुलाते हैं वैद्य को तेज सिंह के उपचार के लिए। और तभी बिच्छू कन्या कहती है मुझे यहाँ से निकलना होगा। इधर राजकुमारी चंद्रकांता को पता चल जाता है कि नौगढ़ में बिच्छू कन्या आ चुकी है। जो उसकी माँ रत्नगर्भा उसे पानी में दिखाती है कि बिच्छू कन्या राजकुमार वीरेंद्र सिंह को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी राजकुमारी चंद्रकांता कहती हैं कि मुझे नौगढ़ जाना ही होगा, मेरा जो भी फैसला हो, लेकिन मैं युवराज वीरेंद्र सिंह को कुछ नहीं होने दे सकती, मुझे वहां पर जाना ही होगा। वह निकल जाती है नौगढ़ के लिए। इधर ये सब क्रूर सिंह देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह में कोई चुंबक चिपका है जो हमारी राजकुमारी उनकी तरफ खिंची चली जाती हैं। तभी वे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि छोटी रानी उनके पीछे हैं। वह कहते हैं अच्छा, तो महारानी आप हम पर नज़र रखे हुए हैं, ये आप हम पर नज़र रखना चाहती हैं। ठीक है, आप हम पे नज़र रखिए और हम अपना काम करते हैं। तभी दिखाते हैं छोटी रानी नहीं बल्कि चंपा होती है। और चंपा कहती है नज़र तो रखनी ही होगी क्रूर सिंह आप पर, आखिर आपकी नज़रों में कोई राज जो छिपा है। आगे आप देखेंगे कि सैनिक तेज सिंह को युवराज वीरेंद्र सिंह के कक्ष में ले जा रहे होते हैं। तभी वहां पर महारानी आती हैं और कहती हैं ये तेज सिंह को क्या हुआ है वीरेंद्र, इसे तुम्हारे कक्ष में क्यों ले जा रहे हैं। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह बताता है कि माँ तेज सिंह को महाराज की हत्या का राज पता चल गया है। ये सब उसी बिच्छू ने किया है, बस वैद्य जी को बुलाया है और वह तेज सिंह का उपचार करेंगे और तेज सिंह ठीक होते ही बता देगा आखिर वो कौन है जिसने महाराज की हत्या की है, और महाराज की हत्या का राज खुल जाएगा। तभी छोटी रानी भी देखकर चौंक हो जाती हैं। और इधर राजकुमार वीरेंद्र सिंह कहते हैं अब सच्चाई हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, अब हमें जल्द ही माँ सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। और वह कह के वहाँ से चले जाते हैं। इधर महारानी कहती हैं कि ये तारा भी पता नहीं कहाँ है और वह तारा को ढूंढने निकल जाती हैं। इधर तारा मंदिर आई होती है और वह बहुत ही घायल अवस्था में होती है। तारा कहती है कि उस चील से लड़ते लड़ते मेरा सारा जहर निकल गया है और मैं वीरेंद्र को कैसे मारूंगी, मुझे इसके लिए पुनः अपना जहर वापस लाना होगा। इधर आप देखेंगे कि क्रूर सिंह महारानी रत्नगर्भा से कहते हैं कि आपने बस पानी में देखकर कि कोई बिच्छू कन्या है कहकर आपने हमारी राजकुमारी को वहां भेज दिया जहां पर राजकुमारी के लिए कितना खतरा है। और क्या पता ऐसी कौन सी बिच्छू कन्या है जो आधी नर है और आधी बिच्छू है। तभी महारानी रत्नगर्भा कहती हैं कि क्रूर सिंह आप मेरी विद्या का उपहास ना बनाएं, मैंने जो किया है वो ठीक है और ये मत भूलिए कि मैं अपनी विद्या से और भी कुछ देख सकती हूँ। तभी क्रूर सिंह कहते हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि वहाँ पर कितनी सारे परेशानियाँ हैं, आपको पता ही है, ऐसे अकेले राजकुमारी वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। तभी छोटी रानी कहती हैं कि इनको क्या पता, इन्होंने कभी राजकुमारी को गोद में खिलाया हो तो जाने ममता। राजकुमारी चंद्रकांता को हमने गोद में खिलाया है और इन्होंने राजकुमारी को वहाँ भेज दिया। तभी रत्नगर्भा कहती हैं कि राजकुमारी अब बहुत ही बहादुर हैं और वे वहाँ पर गई हैं क्योंकि युवराज उनकी जान है, उनको बचाने के लिए उन्हें जाना ही चाहिए था। तभी क्रूर सिंह कहते हैं कि नहीं महारानी, मैं तो जाऊंगा ही, मैं कुछ नहीं सुनूंगा महारानी, मैं अपनी सेना को लेकर नौगढ़ जाता हूँ, राजकुमारी को लेकर आऊँगा। तभी महारानी कहती हैं कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, मेरी पुत्री अपनी सहायता खुद कर सकती है और मेरी पुत्री को बचाने के लिए तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। इधर रत्नगर्भा और छोटी रानी के बीच बहस होने लगती है। तभी
महारानी रत्नगर्भा कहती हैं, मैं अपनी विद्या का गलत उपयोग नहीं करती, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तभी करूँगी। और अभी मेरी पुत्री को मेरी और मेरी विद्या की आवश्यकता है और इसके लिए मैं ज़रूर उसके साथ रहूँगी। आगे आप देखेंगे कि नौगढ़ में राज्य वैद्य पहुँच जाते हैं जो विजयगढ़ से आए हुए हैं। तभी सैनिक अंदर नहीं जाने देते। तभी वैद्य कहते हैं, लेकिन यहाँ के युवराज ने मुझे बुलाया है। सैनिक कहते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते, हमें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। तभी वहाँ पर जय आदित्य आ जाता है और कहता है, आने दो यहाँ इन्हें अंदर। और वे आने लगते हैं। तभी जय आदित्य कहता है, रुको, ये कौन है? तभी राज्यवैद्य कहते हैं, ये मेरी पुत्री है, अब मुझसे तो कुछ होता नहीं है। ये बूढ़ी आंखें नब्ज और रोग तो पकड़ लेती हैं, लेकिन औषधि बनाने के लिए मुझे पुत्री की आवश्यकता पड़ती है, ये मेरी सहायता करती है। तभी जय आदित्य कहता है, लेकिन मैं इनका बिना चेहरा देखे इन्हें अंदर आने नहीं दे सकता, क्योंकि अंदर बहुत ही कड़े प्रबंध हैं। तभी वह देखने जा रहा होता है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि युवराज ने राजवैद्य को जल्दी बुलाया है। तभी राजवैद्य और उनके साथ उनकी पुत्री अंदर जाने लगते हैं। आगे आप देखेंगे कि सभी लोग राजमहल में अंदर जाएंगे। एक तरफ महारानी ढूंढ रही हैं तारा को कि आखिर ये तारा गई कहाँ। सबसे पूछती हैं कि तारा कहाँ है। तारा इधर अपनी तपस्या कर रही है, जिससे उसे अपनी सारा जहर वापस प्राप्त कर सके। वह जाती हैं महारानी गिद्धराज के पास, कहती है, महाराज, तारा को आपने कहीं देखा? तभी गिद्धराज कहता है कि नाम है गिद्ध और गिद्ध की नज़र है, और हंसने लगता है। कहता है, वो मेरी पुत्री है, मंदिर गई होगी। आगे हम देखेंगे कि राजवैद्य आ जाते हैं तेज सिंह के पास और उसका उपचार करने के लिए जाते हैं। तभी वीरेंद्र सिंह कहता है कि मेरे यहाँ के वैद्य ने सब जांच परख लिया, लेकिन वे इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। तभी मैंने आपको विजयगढ़ से बुलाया है, आप तेज सिंह को ठीक कर दीजिए। तभी राजवैद्य कहते हैं कि इसे तो किसी बिच्छू ने काटा है, क्या वो बिच्छू अभी भी जिंदा है? तभी वीरेंद्र सिंह कहता है, पता नहीं, शायद हाँ। तभी वे कहते हैं अगर वो मर जाएगा तो सारा जहर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तभी वीरेंद्र सिंह कहते हैं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप औषधि से इसे ठीक कर दीजिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तभी वहाँ पर तारा आ जाती है और कहती है, वीरेंद्र सिंह, आपने अभी तक भोजन नहीं किया और चलिए भोजन कर लीजिए। और वह हाथ पकड़ के इसे वहाँ से ले जाती है। तभी युवराज वीरेंद्र सिंह कहता है कि आपको कैसे समझाऊं, आपको समझ में नहीं आया, आप कैसे वहाँ से मुझे ले आई? मैं भोजन नहीं करूँगा और मुझ पर हक जताना बंद करिए। और वे वहाँ से चला जाता है। इधर तारा गुस्से में कहती है, आखिर ऐसा क्या है मुझ में जो वो मेरे पास एक मिनट भी नहीं टिकता। और वे चली जाती है वहाँ से। इधर जय आदित्य आ जाता है गिद्धराज के पास और कहता है कि महाराज, आप जो साथ में लड़की लाए हैं तारा, वो कौन है? आखिर वो तारा तो नहीं है, तारा के भेष में कौन है? उसकी वजह से कितनी सारी परेशानियां आ रही हैं। मैंने तो सोचा था कि, लेकिन वे ठीक नहीं है। तभी गिद्धराज कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, वो सब ठीक है। और ये सब सुन रही होती है चपला, और चपला को राजकुमारी अपने साथ ले जाती है। इधर युवराज वीरेंद्र सिंह जय आदित्य को बुला के ले जाता है, कहता है, इस कक्ष में जरूर कुछ सुराग मिलेगा, मुझे जानना है, चलो ढूंढवाओ। तभी वे देखता है कि एक कालीन पर रक्त पड़ा है, उसके हटा के देखता है तो नीला निशान है। वे जय आदित्य से पूछता है कि आखिर ये क्या है? जय आदित्य कहता है, ये तो कोई नीला निशान लग रहा है। तभी राजकुमार वीरेंद्र सिंह कहता है, ये नीला निशान नहीं, ये कोई जहर है और इसी का राज मुझे पता करना है। यही जहर पिताश्री के गले पे था और मुझे लगता है कि ये वही है जिसने महाराज की हत्या की है। तभी जय आदित्य कहता है कि आपका लग रहा है इन सब बातों पर गहरा असर पड़ा है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन चंद्रकांता के हाथ में जो चाकू था उसका क्या? और वो चाकू चंद्रकांता के हाथ में कैसे आया? ये तो हम तभी मान सकते हैं कि ये कह दें कि चंद्रकांता के
अंदर कोई आत्मा आ गई थी। ये सब उसी ने किया है, चंद्रकांता ने नहीं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, बाय बाय।